उसके बाद जो नेक्स्ट हमको करना है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। तो जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड्स का मतलब जो भी एसिड मैनमेड एसिड्स होते हैं जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, नोट करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग समझते चलिए इसको। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या है? जितने भी मिनरल एसिड्स हैं, all mineral acids, all mineral acids except carbonic acid, all mineral acids except carbonic acid, carbonic acid को बोलते हैं हम H2CO3, R स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जितने भी मिनरल एसिड्स हैं सिर्फ आप उसमें कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3 को छोड़ दीजिए, तो जितने भी मिनरल एसिड्स हैं सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स मतलब नुकसान पहुंचा सकते हैं काफी ज्यादा। ठीक, तो वो स्ट्रॉन्ग होते हैं काफी। दूसरा मैं स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बात करूंगा, वीक एसिड। मिनरल एसिड कौन से हो गए? वो सारे एसिड्स जो कि लेबोरेटरी में प्रिपेयर करे जाते हैं, जो हम लैब में प्रिपेयर करते हैं उसको मिनरल एसिड्स बोलते हैं, या सिंथेटिक एसिड बोलते हैं, या मैनमेड एसिड्स बोलते हैं। वो सारे एसिड्स जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। फिर बात करेंगे वीक एसिड्स की। तो ऑर्गेनिक एसिड्स आर कॉल्ड वीक एसिड्स। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे कमजोर होते हैं, उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे वीक एसिड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हम टार्टारिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इन सभी एसिड्स की बात कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो नेचुरली अवेलेबल थिंग्स हैं उन सब में ये एसिड्स मिलते हैं। और इन सभी एसिड्स को, फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड कहाँ पर मिलता है? कर्ड में मिलता है। तो लैक्टिक एसिड को मैं खा सकता हूँ, मैं उसको टेस्ट कर सकता हूँ। सिट्रिक एसिड है, लेमन में मिलता है, मैं उसको खा सकता हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए मैं मिनरल एसिड्स की बात करने लगूं जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर होते हैं, जैसे कि HCl हो गया या H2SO4 हो गया, मैं इनको खाना तो दूर की बात, मैं इनको टच भी नहीं कर सकता। अगर टच भी करूंगा तो मेरी बॉडी वहीं से जल जाएगी। तो आप ये देखिएगा कि इसी वजह से जो मिनरल एसिड्स हैं इनको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं इनको, ये ऑल आर ईटेबल एसिड्स, इनको खा सकते हैं, इनको कोई नुकसान नहीं होता। तो ये जितने भी एसिड्स हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, दे ऑल आर कॉल्ड वीक एसिड्स। उसके बाद दो और कैटेगरीज होती हैं, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स। कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड एसिड्स, कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या है कि वो वाला एसिड जिसके अंदर वाटर की क्वांटिटी बहुत कम होती है उसको कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। एसिड acid which contains minimum acid which contains minimum possible amount of water। एक ऐसा एसिड जिसमें वाटर बहुत कम होता है, जिसमें वाटर का कंटेंट जो है वो बहुत कम होता है, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। और एक ऐसा एसिड जिसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है उसको हम बोल देते हैं डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं? एसिड which contains large amount of water, जिसमें खूब पानी मिलता है इनको, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में ये अंतर होता है।
उसके बाद नेक्स्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। क्वेश्चन है हाउ टू डाइल्यूट अ कंसंट्रेटेड एसिड। एक कंसंट्रेटेड एसिड को बाय एडिंग डिस्टिल्ड वाटर तो होगा। बेटा डिस्टिल्ड वाटर ऐड बताइए क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर देंगे। हाँ जी, तो यही चीज जो है यही चीज गलत है कि अगर मैं किसी भी एसिड में पानी ऐड करता हूँ तो वो बहुत खतरनाक रिएक्शन हो जाएगा, वो डेंजरस हो सकता है। हम कभी भी एसिड को डाइल्यूट करने के लिए एसिड में पानी ऐड नहीं करते, हम एसिड को पानी में ऐड करते हैं। हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में पानी लेंगे और उसमें एक एक ड्रॉप करके सिंगल सिंगल ड्रॉप करके हम एसिड उसमें डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसमें बताता हूँ, इसमें है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द कंसेंट्रेटेड एसिड with water is highly exothermic or heat producing. So the dilution of a concentrated acid should always be done by adding concentrated acid to water gradually with stirring and not by adding water to concentrated acid. तो कभी भी हम किसी concentrated acid के अंदर water ऐड नहीं करते, हम उल्टा करते हैं, हम हमेशा water के अंदर concentrated acid को ऐड करते हैं। तो डाइल्यूट करने का, किसी भी एसिड को डाइल्यूट करने का यही तरीका होता है कि हम वाटर में एसिड मिलाते हैं, एसिड में वाटर नहीं मिलाते। रीजन क्या है कि अगर हम वाटर मिलाएंगे ना, अगर हम एसिड में वाटर मिलाएंगे तो वो बहुत ज्यादा सर क्योंकि कोरोसिव होता है वो। हाँ जी, कोरोसिव होता है, कोरोसिव कोरोसिव की उछल बात जाएगा। नहीं है ना ना, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब देखिएगा इसमें ऐसा होता है कि हमने कहा दो टेस्ट ट्यूब है हमारे पास हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब है। एक टेस्ट ट्यूब में मैंने बोला कि चलिए कंसंट्रेटेड H2SO4 है, और हम एक दूसरी टेस्ट ट्यूब से इस बड़ी टेस्ट ट्यूब में वाटर ऐड कर रहे हैं। एक तरफ यहाँ पर मेरे पास डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर का मतलब सिर्फ पानी है, पानी के अंदर किसी भी तरीके का कोई सॉल्ट मिला हुआ नहीं है। मैंने बोला कि कंसंट्रेटेड H2SO4 यहाँ इस दूसरी टेस्ट ट्यूब में। देखिए जो एसिड होता है ना, एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि एसिड के अंदर बहुत ज्यादा हीट इज लाइंग विद इन द एसिड, एसिड के अंदर बहुत ज्यादा हीट होती है। तो होता क्या है, एक कंसंट्रेटेड एसिड को सिर्फ पानी की जरूरत होती है, अगर उसको पानी मिल जाए तो वो बड़ी तेजी से, उसके अंदर चूंकि हीट होती है एसिड के अंदर, तो वो बड़ी तेजी से पानी को इवेपोरेट कर देता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने ये बोला, आप सभी लोगों ने बचपन में शायद घर पर एक खेल खेला होगा कि जब किचन में मम्मी खाना बनाती है तो खाने में जब रोटी बनाई जाती है या तवे पर जो तवा होता है उसके ऊपर कुछ भी चीज, पराठे या रोटी कुछ भी बनाया जाता है, तो आप ये देखिएगा वो तवा बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। अब जब वो गर्म हो जाता है, उस गर्म के ऊपर आप जब बच्चे जब छोटे रहे होंगे तो हम क्या करते थे, हम ना, हमने तो खूब करा और फिर पिटाई भी होती थी हमारी। हम क्या करते थे कि अपना हाथ गीला करके ले आते थे तो हाथ में पानी हो जाता था, हम वो जो गर्म तवा होता था उस पर पानी के ऐसे छींट मार देते थे और वो एकदम से ऐसे उसके वेपर्स बनकर निकलते थे, एकदम ऐसे करके आवाज निकलती थी। करा है आप लोगों ने कभी ये काम? सर बहुत बार करा है। यस सर। पिटा भी हूँ। हाँ, तो वो चीज है, वो पिटने वाली हरकतें हैं, मैं भी पिटा हूँ बचपन में, हम भी करते थे ऐसे ही
कि हम पानी लेकर आते थे कहाँ से है? कई बार क्या करते थे, दो मतलब थोड़ा हाथ में पानी भर के ले आए, उधर गर्म तवा रखा हुआ है, देखा ही नहीं कि बराबर में मम्मी भी खड़ी हुई है, पानी डाल दिया, भाग गए वहां से, ठीक है। और बस बड़ा मजा आया, बड़ा फन हो गया हमारे लिए तो, कि अरे पानी एकदम से देखो ऐसे निकल रहा है, ऐसे धुआं धुआं निकलता है उसके अंदर से। तो वो बेसिकली होता क्या है, उस रिएक्शन को बोला जाता है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि वो जो तवा है ना, वो बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है वो, और आपने उस पर एकदम से पानी डाल दिया। तो इसका मतलब आपने पानी बहुत कम क्वांटिटी में है, वो आपने एकदम से उसके ऊपर डाल दिया, तो पानी एकदम से उसका जो तवा है, तवे का टेम्परेचर लेने की कोशिश करेगा, और तवे का टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पानी इवेपोरेट हो जाता है। तो वो जैसे ही आपने पानी की बूंद डाली, तो दैट सिंगल ड्रॉप और 2 ड्रॉप्स और 5 और 7 ड्रॉप्स ऑफ वाटर इवेपोरेट सडनली एंड बिकम्स वेपर। वो एकदम से वेपर बन जाता है उनका। तो जैसे ही उनका वेपर बनता है, तो वो एकदम से ऊपर की तरफ उड़ती है। समझ गए? ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? Yes, sir. अभी Yes, वही sir. चीज एसिड के साथ में है कि एसिड के अंदर देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट व्हिच लाइज विद इन एन एसिड। एक एसिड के अंदर बहुत सारी हीट जो है वो अंदर स्टोर करके रखता है एसिड। और जैसे ही आप क्या करोगे, आप उसमें पानी डालोगे, तो पानी की 1 2 4 या 50 बूंद भी आपने एकदम डाल दी ना, तो टेस्ट ट्यूब में कंसंट्रेटेड H2SO4 भरा पड़ा है, तो वो क्या करेगा, वो उस पानी को एकदम से इवेपोरेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका जो अंदर टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। और वो टेम्परेचर ऐसे मैं अगर पकड़ लूँ कंसंट्रेटेड H2SO4 वाली टेस्ट ट्यूब को पकड़ूंगा, तो वो ऐसे गर्म नहीं लगेगी, क्योंकि उसके अंदर हीट होती है। तो उसके अंदर हीट, और वो हीट बाहर तभी आती है जब उसमें आप वाटर मिक्स कर देंगे। तो adding water to a concentrated acid is a highly exothermic reaction। highly exothermic मतलब एकदम से हीट इवॉल्व होती है। हीट इवॉल्व होने का मतलब क्या है कि एकदम से जो आप पानी डालेंगे वो एकदम से इवेपोरेट होगा, धुआं बन के निकलेगा एकदम ऊपर। और जैसे ही वो धुआं बन के निकलेगा, और आप ऊपर खड़े हुए हैं, टेस्ट ट्यूब आपने ले रखी है, आपका चेहरा उसके आसपास है, आपका हाथ उसके आसपास है, तो वो जो धुएं की छींट है, वो जो धुएं का स्प्रे है, वो एकदम से ऊपर की तरफ आएगा। और हो सकता है कि उसमें थोड़े बहुत ड्रॉपलेट्स एसिड के भी हों। तो वो अगर आपके शरीर पर कहीं पर भी, चेहरे पर या हाथ पर कहीं पर भी अगर वो गिर जाएगा, तो आपका चेहरा या आपका स्किन का कोई भी पोर्शन जहाँ पर भी वो गिरेगा वो जल सकता है। ये चीज समझ में आ गई? Sir. ठीक है, तो कभी भी एसिड के अंदर पानी मिलाते नहीं है। अब दूसरी चीज सुनिए, पानी जो है, पानी के अंदर कोई हीट नहीं होती, पानी न्यूट्रल होता है। तो पानी है मेरे पास, पूरी टेस्ट ट्यूब में पानी भरा पड़ा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक एक बूंद करके एसिड को डालूंगा उसके अंदर। मैंने एसिड की एक बूंद डाली, तो एक बूंद में कितनी गर्मी होगी, कितनी भी गर्मी होगी, पानी जो है, पानी तो उसको रेसिस्ट कर लेगा ना, क्योंकि पानी ज्यादा है। इसी तरीके से आपने फिर एक और बूंद डाली, और थोड़ा सा आप उसको हिलाते रहे, टेस्ट ट्यूब को आप उसको स्टिर करते रहे। आपने एक बूंद डाली, आपने दो बूंद डाली, तीन बूंद डाली, चार बूंद डाली, धीरे 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 करके आपने एसिड को डाइल्यूट कर दिया। तो एसिड को डाइल्यूट करने का ये तरीका होता है। जब आप एसिड डालेंगे ना, तो वो एक बूंद है, एक बूंद में कितनी हीट है, जितनी भी है वाटर तो उसको रेसिस्ट कर लेगा, क्योंकि वाटर क्वांटिटी में ज्यादा है। ये समझ में आ गया सभी को? Sir. बताइए, अनमोल के अलावा सभी को समझ में आ गया? कृष्णांशी, नव्या, Yes, sir. यस सर। क्लियर है बेटा? Yes, sir. चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अगला एक क्वेश्चन और है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अच्छा, इसका जो सॉल्यूशन है, जो इसका आंसर है इस क्वेश्चन का, वो मैं आपको नोट्स में भेज दूंगा, तो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने समझाया वो चीज समझ में आ गई ना सभी बच्चों को? हाँ जी, तो एक और क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग, वो भी आता है एग्जाम में। देखिए, ये है क्वेश्चन है, देखिएगा, प्रूव दैट डाइल्यूशन ऑफ अ कंसंट्रेटेड एसिड, prove that dilution of a prove that dilution of a concentrated acid prove that dilution of a concentrated acid is an exothermic process।
डाइल्यूशन ऑफ अ कंसंट्रेटेड एसिड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कोई भी कंसंट्रेटेड एसिड होता है तो उसको मैं डाइल्यूट कैसे करता हूँ? मैं पानी के अंदर एक एक बूंद करके एसिड को मिलाता हूँ तो वो डाइल्यूट हो जाता है। तो वो जो डाइल्यूशन का प्रोसेस है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मुझे ये चीज प्रूव करनी है। हम कैसे करेंगे? हम ये करेंगे कि अगर मान लीजिए मैंने एक टेस्ट ट्यूब में पानी ले लिया और उसमें मैं एक बूंद करके मैं उसमें एसिड मिला रहा हूँ, तो पानी मैंने लिया, पानी ठंडा है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट जनरेट होती है, जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, उस प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। चलो जी, मैंने कहा कि मैंने टेस्ट ट्यूब में पानी ले लिया। पानी लेने के बाद में मैं उसमें क्या करूंगा? मैं एक एक करके मैं एसिड उसमें मिलाता चला जाऊंगा। मैंने एक बूंद एसिड उसमें मिलाया और उसको टेस्ट ट्यूब को स्टिर करा हल्का सा, और मैंने टेस्ट ट्यूब के बेस को छूकर देखा तो मुझे नॉर्मल लगा। फिर मैंने एक बूंद और मिलाया, फिर थोड़ा सा स्टिर करा, फिर टेस्ट ट्यूब के बेस को छुआ तो मुझे फिर भी नॉर्मल लगा। फिर मैंने एक बूंद और मिलाया, फिर मैंने उसको स्टिर करा। अब मैंने टेस्ट ट्यूब के बेस को छुआ, मुझे लगा टेस्ट ट्यूब का जो बेस है वो थोड़ा थोड़ा गर्म होता जा रहा है। फिर मैंने एक बूंद और मिलाया, मैंने और स्टिर करा, मैंने टच करा, मुझे लगा कि हाँ कुछ गर्म हो रहा है। इनिशियली पानी ठंडा था। मैंने एक बूंद और मिलाया, एक बूंद और मिलाया, एक बूंद और मिलाया, धीरे धीरे करके मैं एक एक बूंद मिलाता गया और स्टिर करता गया। तो इवेंचुअली जब मैंने लगभग लगभग 8 10 या 12 बूंद पानी मिला, एसिड मिला दिया पानी में, फिर मैंने टेस्ट ट्यूब को चेक करा। तो मैंने टेस्ट ट्यूब को चेक करा, मुझे दिखाई दिया टेस्ट ट्यूब का जो बेस है वो तो काफी गर्म हो चुका है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो मैं कंसंट्रेटेड एसिड को लगातार डाइल्यूट कर रहा हूँ, तो डाइल्यूशन जो प्रोसेस है, जो हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, उसमें टेस्ट ट्यूब गर्म हो रही है। इसका मतलब हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूटिंग अ कंसंट्रेटेड एसिड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। समझ में आ गया सभी बच्चों को? sir, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए। इसके बाद अब मैं नेक्स्ट आता हूँ। ये जो दो क्वेश्चंस थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि एसिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ये है पहली प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि एसिड्स हैव अ सोर टेस्ट। अब सोर टेस्ट का मतलब क्या है कि जितने भी मेरे पास एसिड है, वो जो मतलब ऑर्गेनिक एसिड्स की बात कर रहे हैं उन्हीं को टेस्ट करेंगे, मिनरल एसिड को तो टेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स को जब भी मैं टेस्ट करता हूँ तो मुझे हल्का हल्का सा खट्टापन का एहसास होता है उसको। तो हम ये बोलेंगे एसिड्स का जो है वो सोर टेस्ट होता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई HCl भी है, H2SO4 भी है, क्या उनका भी खट्टा टेस्ट होता है? हम तो उनको टेस्ट नहीं कर सकते। हम कैसे बताएंगे कि उनका टेस्ट कैसा है, खट्टा है, मीठा है, कैसा है? तो होता क्या है कि उनको अगर हमने बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, अगर बहुत ज्यादा पानी में, बहुत ज्यादा पानी है आपके पास, मान लीजिए आपके पास 10 मिलीलीटर पानी है और 10 मिलीलीटर पानी में आपने सिर्फ एक छोटी सी ड्रॉप HCl की या H2SO4 की आपने मिला दी, ठीक है, तो वो फिर उतना डेंजरस नहीं है। उसके अंदर आपने सिर्फ एक बूंद एसिड का डाला है तो फिर वो उतना डेंजरस नहीं है। आप उसमें अपना हाथ भी टच करेंगे तो हाथ आपका जलेगा नहीं। ठीक, आपने एक बूंद लिया, उस एक बूंद को हल्का सा आपने अपनी टंग पर टच कर लिया तो आपको लगेगा भाई हल्का हल्का कुछ खट्टापन है, ये कैसा अजीब सा स्वाद है। तो वो जो स्वाद है वो खट्टेपन का स्वाद होता है। तो हमने कहा कि पहली जो प्रॉपर्टी है हर एक एसिड की वो ये होती है कि एसिड हैव अ सोर टेस्ट, फर्स्ट प्रॉपर्टी। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी वो आप सभी लोग जानते हैं कि एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड्स जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी तो सभी को क्लियर है, पहले बता चुके हैं। चलो जी, तीसरी प्रॉपर्टी, एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तीसरी प्रॉपर्टी है एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है,
मान लीजिए इधर मेरे पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में हमारे पास कोई एसिड भरा पड़ा है। कोई एसिड है, मान लीजिए डाइल्यूट H2SO4। हमेशा याद रखिएगा, कंसंट्रेटेड एसिड में कभी भी किसी भी रिएक्शन में मैं कंसंट्रेटेड एसिड को यूज नहीं करूंगा। हमेशा एसिड जो हम यूज करेंगे वो डाइल्यूट ही यूज करेंगे। ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड इज अ वेरी रिस्की एसिड। तो अगर आप कभी भी अपनी स्कूल की लेबोरेटरी में भी, जब कभी भी लॉकडाउन खुलेगा, तो अगर आपको स्कूल की लेबोरेटरी में भी कोई एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा, तो दैट एक्सपेरिमेंट विल बी ऑन अ डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड पर कोई आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करवाया जाएगा, बिकॉज दैट इज रिस्की। कोई किसी बच्चे के हाथ पर या पैर पर नहीं लग जाएगा, तो वहां से वो शरीर का हिस्सा जल जाएगा। तो जरा देखिएगा, डाइल्यूट H2SO4 है मेरे पास। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक बैटरी ले ली मैंने यहाँ पर। दिस इज अ बैटरी, और ये बैटरी का बेटा पॉजिटिव टर्मिनल है। मैंने क्या करा कि यहाँ नेगेटिव टर्मिनल जो है, नेगेटिव टर्मिनल को मैंने एसिड में डिप कर दिया, और यहाँ एसिड से एक वायर तो यहाँ पर डिप्ड है, और एसिड से एक वायर यहाँ पर ऐसे निकल रहा है, वो ऐसे आ रहा है। ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकलने वाला वायर है, और हमने इसको कनेक्ट कर दिया बेटा एक बल्ब से। जब रेस्ट कर जाएगा सही है, लाल हो रही है बिल्कुल बिल्कुल, उसका कोना लगा है ढकना का। ये बैटरी है। बुरा मत मानियो इन सब के आगे, बेशक मुझे पता तू मेरी बात पे सुबह यूं कहेगी मैं ठीक है। जा रही। लक्ष्य भाई माइक बंद कर ले। अनुभव, हेलो सर, किसी की आवाज आ रही थी। सर किसी की आवाज आ रही थी। अनुभव, हाँ अनुभव, आवाज आ रही है मेरी? सर किसी की आवाज आ रही थी। हाँ हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ। कोई ये कह रहा था भाई बुरा मत मानियो। अनुभव, हाँ सर, मैंने नहीं बोला। अरे कौन बुरा मान रहा है भाई? सुबह बताइए, ठीक है। अब ऐसे लक्ष्य, लक्ष्य, ना ना यार मत प्रकट भाई, मेरी खून आया ना आंखों में, लक्ष्य, प्रांजल। यस सर। अरे दोनों के दोनों कहाँ बैठे हो तुम? आवाजें आ रही है तुम्हारी और लक्ष्य की। सर नहीं, मेरा तो म्यूट पड़ा था माइक। लक्ष्य कहाँ पर है ये? हेलो सर। हेलो सर मैं बोल रहा था किसी की आवाज आ। हाँ, मुझे लगा कि तुम हो। अरे नहीं सर। वो एक्चुअली कुछ भी होता है तो तुम्हारे ऊपर ही शक जाता है ना सबसे पहले। सबसे ज्यादा खतरनाक तुम ही हो, इस वजह से पूछा। लक्ष्य कहाँ पर है इस क्या बार? इस बार तो माइक पे पता चल गया, माइक पर लिखा हुआ आ रहा था लक्ष्य है। वही बात कर रहा था उधर। सर अब बच गया। चलो नाम में कार्तिक किधर है? कार्तिक, कार्तिक नहीं हो सर। अच्छा कार्तिक तो ठीक है, तो शरीफ बच्चा है। चलो जी, अरे चलो जी देखिए, अब मैंने क्या करा कि यहाँ पर एक बैटरी है, यहाँ एक डाइल्यूट H2SO4 मैंने भरा हुआ है, यानी कि एक एसिड है इसके अंदर। अब हमने क्या करा, बैटरी का ये जो बेस होता है इसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल, और ये जो इसका टॉप होता है इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। तो मैंने क्या करा, पॉजिटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट कर दिया बल्ब को, और जो नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल का वायर जो है वो मैंने काट कर यहाँ डाल दिया डाइल्यूट H2SO4 में। अब आप ये समझिए कि अगर ये वायर जुड़ा हुआ होता तो ये बल्ब ग्लो कर जाता। ये मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? कि अगर ये वायर जुड़ा हुआ होता तो ये ग्लो करता ना बल्ब। ठीक है, अब वायर जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये वाला जो वायर है ये पड़ा हुआ है डाइल्यूट H2SO4 के अंदर, और जो नेगेटिव टर्म जो दूसरा है, इसका बल्ब का जो दूसरा टर्मिनल है, वहां वाले वायर को भी मैंने H2SO4 में डाल दिया। तो दिस H2SO4 इज एन एसिड, इट बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर। तो ऐसा हो जाएगा जैसे इसने कंडक्टर ने इस वायर को दोनों को ज्वाइन कर दिया, एंड
द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग, बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो जी। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई किसकी, एसिड की, कि एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी, acids react with metals, acids react with metals to form हाइड्रोजन गैस। एसिड्स की जो अगली प्रॉपर्टी है वो ये है कि एसिड्स जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल्स के साथ रिएक्ट करके वो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब हमारे पास ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हमें नहीं पता कि कौन सा मेटल होता है कौन सा नॉन मेटल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैंने कोई चीज देखी, जैसे मान लीजिए मैंने ये फ्लास्क है, मैं इस फ्लास्क को अगर देखता हूँ तो इसको अगर मैं ऐसे ना स्ट्राइक करता हूँ, इसमें आवाज कैसी आ रही है, जैसे कि कोई स्ट्राइक कर रहा है। तो स्ट्राइक करने पर जो रिंगिंग की आवाज आती है ये वाली, तो इससे क्या पता चलता है कि ये मेटल है। इस साउंड को हम बोलते हैं सोनोरस साउंड, रिंगिंग बेल साउंड। तो हमने ये कहा कि अगर मान लीजिए कभी भी मैं किसी एसिड की बात करता हूँ तो हम एसिड की चौथी प्रॉपर्टी है कि एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। अब मुझे नहीं मालूम कि एसिड की एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि चलिए वो रिंगिंग साउंड निकलती है उसमें से, तो मैंने बोला कि अच्छा आयरन तो एक मेटल होता है, एसिड क्या हो मेटल, तो हमने कहा आयरन एक मेटल हो गया। ओके, उसके बाद मैंने कहा कि अच्छा जिंक, जिंक भी शायद एक मेटल होता है। कॉपर, हाँ कॉपर के तो वेसल होते हैं, बर्तन होते हैं, तो वो तो मेटल के ही बनेंगे, तो कॉपर भी एक मेटल हो गया। इसी तरीके से हमारे पास, हमें अभी ये नहीं पता कि मेटल्स टोटली हैं कितने। तो अभी 10th क्लास में आप एक चैप्टर पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो उस चैप्टर में तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही कि मेटल क्या होते हैं, मेटालॉइड्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। लेकिन एक आपको बेसिक प्रॉपर्टी बता देता हूँ, जो आप में से कोई भी बच्चा अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आता है या वाइवा में आपसे पूछा जाता है तो आप एकदम से बता पाएंगे कि जो चीज मेरे से पूछी जा रही है वेदर दिस एलिमेंट इज अ मेटल और नॉट, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी होती है मेटल की और हर मेटल्स पर वो एप्लीकेबल है। क्या, अभी बताता हूँ। कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने बात करी कैल्शियम की, आप ये बताइए कैल्शियम मेटल होता है या नॉन मेटल होता है? बताओ, लक्ष्य है, लक्ष्य है, कैल्शियम यस मेटल सर। होता है या नॉन मेटल होता है? अच्छा और बच्चे बता दीजिए, विदुषी, कैल्शियम मेटल होता है या नॉन मेटल होता है? सब मेटल होता है। हाँ, ये पता कैसे चला कि वो मेटल होता है? अनमोल बता रहा है कि नॉन मेटल है। कैल्शियम की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है? दीपांशी, भव्या, कोई आइडिया है कैसे ये मेटल होता है नॉन मेटल होता है? ये चीज आप लोग सर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नहीं नहीं, देखो कैल्शियम जो है, कैल्शियम में सर मेटल मेटल ऑक्साइड से सर जब वो रिएक्ट करता है एसिड, तो सर वो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाता है। अरे भाई मैं एसिड की बात ही नहीं कर रहा, अभी तो मैं सिर्फ मेटल पूछ रहा हूँ। अच्छा मेटल। और लक्ष्य कुछ बता ही नहीं रहा, लक्ष्य है, सर स्ट्रेंथ। लक्ष्य मेरी आवाज आ रही है? लक्ष्य। यस सर। हाँ हेलो। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, मेरे ईयरफोन खराब हो गए सर। ओ अच्छा अच्छा, तो इधर उधर की आवाजें मिक्स होके आ रही होंगी उसमें से। यस सर, घर पे कोई आया था ना इसलिए। ओहो, तो कोई बता रहा था तुमको कि तुम भाई ना बुरा मत मानना, ऐसे किसी ने बोला था। क्या सर? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे पता चलता है कि कोई चीज मेटल है, कोई एलिमेंट मेटल है या नहीं है। नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम, ध्यान से सुनिएगा। सर स्ट्रेंथ। नहीं छोड़ दो, तुम में से किसी को भी नहीं मालूम, तुक्के लगा लो सारे के सारे। सर नहीं, पिछले साल जो प्रॉपर्टीज थी उसी से तो पता लग सकता है कि जो जैसे कि कुछ नहीं पिछले साल पता प्रॉपर्टी दे रखी थी पिछले साल, स्ट्रेंथ, मेलेबिलिटी वगैरह एक वगैरह। सॉन्ड्रस। बहुत बेसिक प्रॉपर्टी होती है मेटल की और नॉन मेटल की, वो बता रहा हूँ, आप ध्यान रखना।
यस कि सर। जितने भी कैटायंस होते हैं ना, कैटायंस वो सब मेटल होते हैं, याद रखिएगा, कभी गलती नहीं होगी। जितने भी कैटायंस होते हैं वो सब मेटल होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको आई थिंक 20 तक या 22 तक सारे के सारे मेटल्स के एटॉमिक नंबर याद होंगे, ठीक है, और करे ही होंगे आपने, क्योंकि केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में मैंने खुद करवाए थे, याद आपको, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लो मैं बात करता हूँ लिथियम की, और सर अनायंस जो होते हैं वो बेसिस होते हैं। नो अलायंस, फिर कोई बात करो यार, मैं एसिड और बेस की बात ही नहीं कर रहा, मैं मेटल और नॉन मेटल की बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ सॉरी, अनायंस जो होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। वो सारे नॉन मेटल होते हैं। तो आप ये देखिए कि अगर मैं लिथियम की बात करता हूँ तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कोई किसी बच्चे को पता है? 3 होता है। और बढ़िया, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर हो गया 3। मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा, इट विल बी 2,1। वो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये उस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, इसने डोनेट कर दिया तो ये बन गया लिथियम 1 प्लस आयन। तो 1 प्लस यानी कि इसने डोनेट करा है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनको हम बोलते हैं कैटायंस होते हैं। जितने भी कैटायंस हैं सारे के सारे मेटल्स होते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं कैल्शियम की बात कर रहा हूँ, सब अपने 2 वैलेंस में। हाँ, कैल्शियम का होता है एटॉमिक नंबर 20, तो हम इसको बोलेंगे 2,8। 2 और 8 कितना हो गया 10, 10 और 8 कितना हो गया 18, और फिर लास्ट में आ गया 2। तो ये क्या करेगा, ये आउटर मोस्ट शेल में इसके 2 हैं इलेक्ट्रॉन के डोनेट कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा Ca2+। इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, यानी कि ये भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। डोनेट करने का मतलब क्या है, ये कैटायन बना रहा है, और जो भी कैटायन बनाता है वो सब मेटल्स होते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो आपको कोई भी एलिमेंट दे रखा हो जो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा हो, और वो एलिमेंट, आप एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको पता होगा। जो 20 मैंने आपको एलिमेंट्स लर्न करने के लिए बोले थे, उन 20 से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, उतने सफिशिएंट। तो आप उनके एटॉमिक नंबर के हेल्प से आप ये बता सकते हैं कि वो कैटायन है या एनायन है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो ये हो जाएगा 2,8,7। तो बेटा ये 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इसका बन जाएगा Cl1-। तो क्लोरीन का बन गया, क्लोरीन का क्या हो गया 1-। इसका मतलब क्या है, ये क्लोरीन कैटायन नहीं है, ये एनायन है। इसका मतलब क्लोरीन जो है वो हमारा क्या है, मेटल या नॉन मेटल? नॉन मेटल। नॉन मेटल। ये हो गया नॉन मेटल। अब देखिएगा, अभी मैंने कहा कि कोई भी एसिड हो दुनिया का, उसकी आप मेटल के साथ आप रिएक्शन करा दीजिए तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई, ये भाई हमने प्रॉपर्टी लर्न कर ली। इसको प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आता है। अब वो प्रूव किस तरह से करा जाता है वो आपको नोट नहीं करना है, आप सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पर देखते रहिए, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने बोला एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखो पहले, एसिड प्लस मेटल गिव्स, एसिड और मेटल का रिएक्शन होता है तो एक मेरे को मिलता है सॉल्ट, और साथ में मिलती है हाइड्रोजन गैस। तो अलग अलग मेटल्स और अलग अलग एसिड्स के साथ में जैसा एसिड होगा, जैसा मेटल होगा, उसके हिसाब से सॉल्ट तो चेंज होता रहेगा, लेकिन एक चीज है जो सेम रहेगी, हाइड्रोजन गैस वो सेम रहेगी। अच्छा, आपका जो 10th क्लास है, 10th क्लास में 2 तरीके की गैस आप याद रखना, कि कितने भी तरीके के रिएक्शन हो जाएं, कितने भी तरीके के रिएक्शन हो जाएं, जो गैसेस होंगी वो 2 ही तरीके की गैसेस लिबरेट होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, या तो हाइड्रोजन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन को चेक करने का एक यूनिवर्सल मेथड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने का एक यूनिवर्सल मेथड होता है। बताता हूँ, ये सारा मिटा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सर वही तो जिसमें हाइड्रोजन गैस में वो पॉप साउंड आती है, अगर उसके पास वो ले आते हैं मैच स्टिक। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब देखिएगा, उनको चेक करने का एक ही तरीका होता है कि अगर हाइड्रोजन गैस
it burns with a पॉप साउंड, पीओपी पॉप साउंड। अगर हाइड्रोजन गैस कहीं पर भी हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं आपको हवा में दिखाई देते हैं, आपको नहीं पता कि वो हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं, हीलियम के बबल्स हैं, किसी और गैस के बबल्स हैं, आप उसके पास आग की एक चिंगारी ले जाइए, ठीक है। आप क्या करो, चिंगारी ले जाना मुश्किल है, आप एक बर्निंग कैंडल ले जाओ, जितने भी बबल्स हवा में उड़ रहे हैं आपके आसपास, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने जो वो खिलौना होता है ना, वो जिसमें वो फूंक मारते हैं वो बबल ऊपर उड़कर निकलने लगते हैं, तो अगर उसके अंदर कार्बन वो हाइड्रोजन गैस भरी हुई है और आप उसके पास में कैंडल लेकर चले जाते हैं, तो वो जो बबल्स हैं दे बर्न विद द पॉप साउंड। पॉप साउंड क्या होती है? पॉप साउंड वो होती है बेटा, जो कांच की बोतल होती है ना कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जो इस तरह से खोलते हैं, तो खोलने पर जो आवाज आती है, दैट साउंड इज नोन एज पॉप साउंड, ठीक है। तो वो साउंड उसको बोलते हैं पॉप साउंड। तो ये हो गया हाइड्रोजन गैस की एक टेस्ट करने का तरीका हो गया। बता दीजिए सब बच्चों को समझ में आ गई ये चीज? यस सर। अगर कहीं पर भी कुछ बबल्स हवा में उड़ रहे हैं जिनको आप देख पा रहे हो और आपको ये लगता है कि चलो लेट मी चेक वेदर द बबल्स कंटेन हाइड्रोजन गैस और नॉट, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बर्निंग कैंडल ले जाऊंगा, मैं बर्निंग कैंडल उस बबल के पास ले जाकर ऐसे टच कर दूंगा, उसकी जो फ्लेम है वो मैं हल्के से टच कर दूंगा, तो वो अगर पॉप साउंड के साथ एकदम से बर्स्ट हो जाता है, वो बबल बर्स्ट हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि उस बबल के अंदर जो गैस थी, दैट गैस इज हाइड्रोजन गैस। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दिवस बताओगे इसका टेस्ट पता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट मालूम है? सर वो उसको पता नहीं किससे कुछ किसी उससे पास कराते सोल्यूशन दे तो मिल्की बन जाए, मिल्की बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 if passed through lime water, if passed through lime water, it turns it milky, it turns it milky। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी टेस्ट ट्यूब में आपने लाइम वाटर ले रखा है और आप उसमें जरा सा कार्बन डाइऑक्साइड डाल दें, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे डालेंगे? फॉर एग्जांपल एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, आप सभी लोग सोसाइटीज में रहते हैं, तो सोसाइटीज में लगभग लगभग हर एक फ्लोर पर एक छोटा छोटा आपने देखा हुआ सिलेंडर लगा रहता है, सिलेंडर होता है फायर एक्सटिंग्विशर वाला जो सिलेंडर होता है, तो वो जो सिलेंडर होता है दैट सिलेंडर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझा देता है, तो उस सिलेंडर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ऐसे ही आग बुझाने के छोटे छोटे सिलेंडर्स भी आते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई छोटा सिलेंडर है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है, तो आप जैसे उसको नोजल को स्प्रे नोजल होती है उसको प्रेस करेंगे, तो उससे एकदम से एक स्ट्रीक निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एकदम से लाइम वाटर पर स्ट्राइक करे जाकर, तो लाइम वाटर एकदम से उसका कलर चेंज हो जाता है, व्हाइट कलर का हो जाता है। और दूसरा ये होता है कि अगर आप कंटिन्यूअसली आप कार्बन डाइऑक्साइड लगातार उस पर आप स्ट्राइक करवाते रहेंगे, तो वो जो लाइम वाटर है वो दोबारा से जो मिल्की हो गया है, मतलब व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो गया, वो दोबारा से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। समझ में आ गया? ये दो टेस्ट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एक टेस्ट, ये कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, और हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। समझ में आ गया? सर चलिए जी, उसके बाद मैं देखूंगा आप यहाँ पर स्क्रीन पर बस देखते रहना, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूं। हम एसिड्स की प्रॉपर्टी कर रहे हैं और हमने तीन प्रॉपर्टी कर ली है और चौथी प्रॉपर्टी देख रहे हैं। चौथी प्रॉपर्टी में है कि एसिड्स रिएक्ट विद metals to form hydrogen gas।
हमने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने यहाँ पर छोटे छोटे किसी भी मेटल के पीसेस डाल दिए। फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर डाल दिया जिंक ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या है, जिंक के मैंने छोटे छोटे टुकड़े इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिए और मैंने टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक रबर की कॉर्क लगा दी। एक रबर की कॉर्क लगा दी मैंने टेस्ट ट्यूब के ऊपर। तो इससे क्या होगा, ये जो रबर कॉर्क है, इस रबर कॉर्क में मैंने एक छोटा सा होल कर दिया दो तरफ। एक तो यहाँ पर होल कर दिया, एक यहाँ पर होल कर दिया, और यहाँ से हमने एक बहुत बारीक सी ट्यूब, एक कांच की ट्यूब, बहुत बारीक सी कांच की ट्यूब मैंने इसमें से निकाल दी ऐसे। और यहाँ पर एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने डाल रखा है सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन मतलब पानी लेकर, और पानी में मैंने सोप मिलाकर, कोई डिटर्जेंट मिलाकर, और मैंने उसके अच्छे से झाग बना रखे हैं। ठीक है, ठीक है। ये जिंक ग्रेन्यूल्स हैं। जिंक ग्रेन्यूल्स में हम क्या करेंगे, जिंक ग्रेन्यूल्स को मैंने इसमें और डाल दिया। जिंक ग्रेन्यूल्स को आप ऐसे गोल गोल करके दिखा देंगे कि ये जिंक के पीसेस हैं, ये जिंक के छोटे छोटे टुकड़े हैं, और ये जो लिक्विड भरा हुआ है ना इसमें, दिस लिक्विड इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4। ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास। ठीक है जी, ये रबर कॉर्क लगी हुई है यहाँ पर, और ये कहलाती है ग्लास, कांच की डिलीवरी ट्यूब होती है ये, ग्लास डिलीवरी ट्यूब। अब है क्या कि ये तो हमने थ्योरेटिकली देख लिया। थ्योरेटिकली मैंने बोल दिया कि अगर किसी भी एसिड का किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट होती है वो आप देख कैसे सकते हो, हाइड्रोजन गैस का एक टेस्ट होता है, उसमें ये है कि अगर कहीं पर भी बबल्स हैं और बबल्स के पास में कोई बर्निंग कैंडल लेकर जाऊंगा, एंड इफ द बबल्स कंटेन हाइड्रोजन गैस, दैट बबल्स बर्न विद अ पॉप साउंड। वो पॉप साउंड के साथ में छोटा सा उनमें एक एक्सप्लोजन हो जाता है। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर जिंक मतलब मेटल, डाइल्यूट H2SO4 मतलब एसिड, मेटल प्लस एसिड का कॉम्बिनेशन हुआ, तो यहाँ से वेपर्स उठने लगे। ये है, मैं लिख रहा हूँ H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस वेपर्स। ठीक है, अभी तो थ्योरेटिकली बोल दिया गया कि हाइड्रोजन गैस के वेपर्स निकल रहे हैं इसमें से। ठीक, अच्छा, लेकिन यहाँ से जब बबल्स उड़ने शुरू हुए तो बबल्स यहाँ से बाहर निकलना शुरू होगी, जब गैस यहाँ पर आएगी, एक दो तीन, इस तरीके से हवा में बबल्स निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे अलग अलग बबल्स ने हवा में उड़ना शुरू कर दिया। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक कैंडल लेकर आओगे, आप एक कैंडल लेकर आए और आपने इस बबल के पास उसका फ्लेम हल्का सा टच कर दिया, तो ये जो बबल है, दिस bubble will burn with a pop sound.
सबको समझ में आया कि नहीं? दिस बबल विल बर्न विद अ पॉप साउंड। तो जैसे ही हमने देखा कि अरे ये जो बबल है, मैं कैंडल लेकर आया, कैंडल का फ्लेम जैसे ही इसको स्ट्राइक करा, एकदम से दिस बबल बर्न विद अ पॉप साउंड विद अ लिटिल एक्सप्लोजन। तो मैं ये कहूंगा ऑब्वियसली द गैस व्हिच इज कंटेन्ड इनसाइड दिस बबल इज हाइड्रोजन गैस। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जो आप लोगों को आना चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ये वाला। ठीक है। तो ये इससे ये प्रूव हो जाता है कि हाँ, जो हमने थ्योरेटिकली चीज पढ़ी कि मेटल प्लस H2SO4 या कोई भी HCl ले लिया या HNO3 ले लिया, तो उसमें जो हमारा गैस रिलीज होती है दैट गैस इज हाइड्रोजन गैस। ठीक है। और स्कूल्स बंद हैं। अगर स्कूल खुले होते, आपके केमिस्ट्री टीचर अगर इंटरेस्ट लेते तो डेफिनेटली ये एक्सपेरिमेंट जरूर करवाते। अगर स्कूल खुले होते तो खुलेंगे तो हो सकता है वो करवाएं। तो ये आपके सिलेबस में है ये वाला एक्सपेरिमेंट। ठीक है। चलिए जी। तो ये चौथी प्रॉपर्टी हुई कि एसिड्स का जब रिएक्शन मेटल्स के साथ होता है तो दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि कर्ड के जैसा, कर्ड में मैंने बोला कि कर्ड में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। ऐसे ही हमने बोला कि जो हमारा इमली होती है टार्टारिक एसिड होता है उसमें, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। तो कभी भी आप ये देखिएगा कि कभी भी अगर किसी को मान लीजिए ऑरेंज जूस पीना है, तो ऑरेंज जूस अगर कोई भी पिएगा तो वो कांच के ग्लास में ही पीता है, कभी भी कोई स्टील के ग्लास में या कॉपर के ग्लास में नहीं लेता। उसका रीजन क्या है कि इन सब के अंदर एसिड होता है और एसिड्स का एक नेचर होता है कोरोसिव नेचर। कोरोसिव नेचर का मतलब क्या है कि ये मेटल को ना धीरे धीरे स्लोली दे ईट अप मेटल्स। तो मेटल्स को ये खाने लगते हैं, मेटल्स को खराब करने लगते हैं, मेटल्स पर निशान आने लगते हैं। अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट करके देखना है तो घर में कोई जो पुराना सा कोई स्पून हो, बेकार हो, जो आपको लगता हो कि ये जो सेट होते हैं ना, स्पून के सेट होते हैं, 6 स्पून का सेट होगा या 12 स्पून का सेट होगा, तो उसके अलावा अगर कोई खराब सा कोई आपके पास स्पून पड़ा हुआ हो या कोई और मेटल की कोई चीज खराब सी पड़ी हुई हो, तो आप क्या करना है, छोटा सा कोई डिब्बी वगैरह कुछ लेना प्लास्टिक की, उसके अंदर अचार होता है ना, जैसे आम का अचार या नींबू का अचार, जो पिकल्स होते हैं, अब वो पिकल्स रखना और उसके अंदर 4 या 5 दिन के लिए कोई पुराना लोहे की कोई चीज वो आप उसके अंदर डाल देना। आप देखेंगे कि जब आप उसको 4-5 दिन बाद उसमें से निकालेंगे तो उसके उसके ऊपर एक ऐसा स्टेन पड़ जाएगा काले काले रंग का। आप उसको कितना भी साफ करें, कितना भी छुड़ाने की कोशिश करें, वो साफ नहीं होगा। तो होता क्या है कि मेटल्स की, सॉरी एसिड्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि दे ईट अप मेटल्स बिकॉज दे हैव कोरोसिव नेचर। कोरोसिव मतलब वो मेटल को गला देते हैं, खराब कर देते हैं। तो इसीलिए एक सर वो हार्मफुल होता है। बेटा, सर वो हार्मफुल होता है। हाँ वो हार्मफुल होता है। तो अब उसमें क्या है कि कभी भी आप देखेंगे कि जो कर्ड होता है या पिकल्स होते हैं या किसी भी तरीके का ऑरेंज जूस, लेमन जूस, ये जो चीजें होती है ना, ये कभी भी किसी मेटल के कंटेनर में नहीं रखी जाती। क्योंकि मेटल के कंटेनर में रखी जाएगी तो मेटल को धीरे धीरे कोरोड करने लगते हैं, खराब करने लगते हैं मेटल को। ठीक है। तो वो चीज बहुत गलत हो जाती है। और जब मेटल का रिएक्शन होता है एसिड के साथ में, तो वो पॉइजनस सब्सटेंस बन जाता है। जो सॉल्ट बनता है ना, वो सॉल्ट एक पॉइजनस सॉल्ट बनता है व्हिच इज वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी एंड इट कॉजेस फूड पॉइजनिंग इफ इट इज इनहेल्ड, इफ इट इज ईटन अप। अगर हम उसको खा लेंगे तो वो उससे हमको नुकसान हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मैंने आज जो है टोटल, कल आपको मैंने 4 पेजेस भेजे थे, आज मैंने 3 पेजेस और कराए हैं। मैं अभी आपको थोड़ी देर में आगे के 3 पेजेस और भेज दूंगा, थोड़ी देर मतलब 10 बजे के बाद भेजूंगा। तो वो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर देना और फिर आगे कंटिन्यू कल करेंगे। ठीक है जी। तो कल मोस्ट प्रोबेबली मैं मैथ्स करूंगा। आज और कल हमने साइंस करा था, आज भी साइंस करा है, कल हम मैथ्स करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मैं आगे के 3 पेजेस के नोट्स हो रहा हूँ, मैं भेज दूंगा आपको। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके सर। ओके नमस्ते सर। थैंक यू सर। ओके।